हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, MPTET वर्ग 2 साइंस की ये हमारी नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे ब्रह्मांड। तो बहुत सारे सेशन हमारे हो चुके हैं जिसमें हमने ब्रह्मांड टॉपिक को स्टार्ट किया था, जो कि आपका फर्स्ट ही टॉपिक दिया गया है। तो यह मैथ और साइंस दोनों में कंपलसरी है, ठीक है। तो इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं क्या ग्रह, प्लैनेट्स क्या होते हैं। इससे पहले हमने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है और अन्य सारी चीज़ें। यदि आपने सारे सेशंस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, क्योंकि यदि आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आगे की चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो आज हम देखते हैं यहाँ पर आपके ग्रह क्या होते हैं, कितने ग्रह होते हैं और सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह कैसे होते हैं, कौन सा ग्रह सबसे छोटा है, कौन सा सबसे बड़ा है, परिक्रमण परिभ्रमण काल क्या होता है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि आपका जो ब्रह्मांड टॉपिक है बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है और एक दो क्लासों में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये सारा जो टॉपिक है बहुत अच्छे से हम कवर करेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूटे ना, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रह कितने होते हैं। तो आप ये इमेज देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आपका यहाँ पर क्या होता है, सूर्य होता है, ठीक है। अब जो सूर्य होता है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। सूर्य, ठीक है। तो सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है। इसके बाद जिसे हम मरकरी कहते हैं। इसके बाद आपका शुक्र ग्रह आता है जिसे हम वीनस कहते हैं। इसके बाद आपका पृथ्वी, जो जिसे हम इंग्लिश में अर्थ कहते हैं। इसके बाद आपका मंगल ग्रह होता है, ठीक है। तो ये क्रम आपको याद रखना है, ठीक है। इमेज को अपने माइंड में सेट कर लीजिए, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये यहाँ पर कुछ डॉट डॉट जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये आपके क्षुद्र ग्रह कहलाती हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट होता है, ठीक है ये। इसके बाद आपका ये बृहस्पति ग्रह है जिसे जुपिटर कहते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये शनि है, ठीक है, सैटर्न। इसके बाद आपका अरुण, यूरेनस और फिर है आपका वरुण, नेपच्यून। तो ये ग्रहों का क्रम आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त अन्य ग्रह भी होते हैं जैसे बौने ग्रह, उल्का, धूमकेतु, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर आपको बता दें, जैसे आप कहेंगे कि सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह है। सबसे दूरी पर सूर्य के मतलब सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो वो आपका वरुण हो जाएगा। इसके बाद आपसे कहेगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा आप देख पा रहे हैं बृहस्पति होता है, ठीक। इसके बाद आपसे पूछ लें यदि कि जो क्षुद्र ग्रह हैं वो किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं ये मंगल है और ये बृहस्पति, तो इनके बीच में आपका क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी है। इसके अलावा अन्य क्वेश्चन बन सकते हैं कि पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में है, तो शुक्र और मंगल के बीच में है। अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन और बनता है कि जो जैसे ये सूर्य है, ठीक है, तो जैसे बुध ग्रह सबसे नज़दीक में है तो ये क्यों है, मतलब ये इसमें क्यों नहीं समा जाता। तो आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। क्योंकि सूर्य का अपना अलग गुरुत्वाकर्षण बल होता है और अन्य ग्रहों का अपना अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो इनकी एक कक्षा निश्चित कर दी जाती है कि ये ग्रह इस कक्षा में गति करेगा। तो जो सूर्य है वो बुध को अपनी तरफ खींच रहा है, और जो जैसे हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी का भी अपना गुरुत्वाकर्षण है, तो ये भी अपने बुध को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। तो इससे इनकी एक कक्षा नियत हो जाती है कि ये इस कक्षा में भ्रमण करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो ग्रह हैं वो कितने हैं। वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। पहले कितने ग्रह थे, 9 ग्रह थे। लेकिन जो आपका प्लूटो ग्रह होता है जिसे हम यम ग्रह कहते हैं, इसको 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब क्यों हटाया गया है ये भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो ग्रह हैं उनके भी कुछ अपनी एक रचना होती है कि किन्हें हम ग्रह कहेंगे। वैसे हम मतलब यहाँ पर एक फैक्ट निकल कर के आता है कि जो भी पिंड हैं या जो भी आपके तारे जो भी आपके ग्रह हैं या पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं वो ग्रह कहलाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है अब कई आकाशीय पिंड हैं, क्या हम सभी को ग्रह कह देंगे, नहीं। तो इसकी भी एक डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो अब हम सारी चीज़ों को आपके नोट्स के अनुसार यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। आपको ये इमेज अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेनी है कि कहाँ पर कौन सा ग्रह स्थित है, ठीक है।
अब हम देखते हैं ग्रह। तो सबसे पहले ग्रह यानी प्लैनेट्स, हर शब्द की उत्पत्ति होती है, ठीक है। जैसे आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी हुई, उसी तरह से जो ग्रह हैं इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कभी पूछ सकते हैं आपसे कि जो प्लैनेट शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसका बेसिक देखते हैं। सबसे पहले तो आपको एक फैक्ट याद रखना है। जैसे हमने तारे पढ़ा था, क्या पढ़ा था, तारे। तो तारे क्या होते हैं, तो हमने पढ़ा था कि जो तारे वह कहलाते हैं जो जिनके पास में स्वयं का क्या हो, प्रकाश हो, स्वयं की ऊर्जा हो, स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तारे। तो फिर ग्रह क्या कहलाते हैं, ग्रह जो होते हैं इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता। क्या, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, अर्थात ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो याद रखिए, ग्रह का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, तो फिर ये कैसे प्रकाशित होते हैं, तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ग्रहों के लिए प्रयुक्त होने वाला अंग्रेजी का शब्द क्या है, प्लैनेट है। यह ग्रीक शब्द प्लैनेट्स से बना है। प्लैनेट्स का अर्थ होता है घुमक्कड़ या यायावर, वेंडरर जिसे कहते हैं। घुमक्कड़ का मतलब है कि यह किसी भी तारे, अब हमारा तारा क्या है, सूर्य है, तो सूर्य की परिक्रमा मतलब उसके इर्द गिर्द मतलब चारों तरफ घूमता रहता है, ठीक है। तो इस कारण से इसे घुमक्कड़ कहा गया है। अतः जो प्लैनेट शब्द है मुख्यतया ग्रहों की सतत गतिशीलता का परिचायक है। मतलब जो हमारे ग्रह हैं उनकी क्या है, सतत गतिशीलता, मतलब सतत रूप से परिक्रमा करते रहते हैं। अब किसी को कम समय लगता है, किसी को अधिक समय लगता है परिक्रमा करने में, ठीक है। अब एक गतियाँ होती हैं दो प्रकार की, एक घूर्णन गति होती है जिसे परिभ्रमण काल कहते हैं, और एक परिक्रमण काल होता है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना याद रखिए कि जो आपके प्लैनेट शब्द है मुख्यतः ग्रहों की सतत गतिशीलता, सतत का मतलब होता है रेगुलरिटी होती है इसमें, ठीक है। आकाश में सभी ग्रह अपनी स्थिति बदलते रहते हैं, इसी कारण ही आकाश में बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। मतलब जो ग्रह हैं वो अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। क्यों, क्योंकि ये परिक्रमा करते हैं। अब तारे की परिक्रमा कर रहे हैं या स्वयं की, ये बाद में आपसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और कभी कभी ये गायब भी हो जाते हैं, क्योंकि स्थिति बदलते हैं, तो कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, इसीलिए इनको प्लैनेट कहा जाता है। अब तक ज्ञात ग्रहों का नामकरण, जो अभी तक ग्रह हमने पढ़े, जो 8 ग्रह हैं, इनका जो नाम है इंग्लिश में जो हम इनका नाम लेते हैं वो रोम के देवी देवताओं के नाम पर रखे गए हैं। जैसे आपका मर्क्यूरी हो गया, वीनस हो गया, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि जो हमारे ग्रह हैं इनका नामकरण किस देवी देवता के नाम के आधार पर किया गया है, तो रोम के देवी देवताओं के नाम पर ही ग्रहों का नामकरण मिलता है। अब हम बिल्कुल बेसिक परिभाषा देखेंगे आपके ग्रह की। तो बे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं ग्रह कहलाते। ये तो बिल्कुल बेसिक सी परिभाषा हुई। तो अब ये परिभाषा अमान्य है, क्यों है, क्योंकि मतलब है तो मान्य, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको हटा ही दिया, लेकिन ये यहाँ पर गलत हो जाती है परिभाषा कि क्या जितने भी आकाशीय पिंड हैं वो सभी जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है सभी को क्या ग्रह कह देंगे, नहीं। तो इसके मतलब इसके क्या कहें, मतलब इसके सापेक्ष एक दूसरी परिभाषा आई, किसके अनुसार, IAU के अनुसार। अब ये IAU क्या होता है, तो अंतरिक्ष संबंधी नामकरण के लिए, मतलब जो अंतरिक्ष में जो नामकरण किए जाते हैं, जो चीज़ें हैं, ग्रह हैं, उल्का हैं, धूमकेतु हैं, आपके जितने भी आकाशीय पिंड हैं, तो उनके नामकरण के लिए एक अधिकृत संस्था बनाई गई थी, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ, IAU। इसका फुल फॉर्म याद रखिए, पिछली बार ही क्वेश्चन बना था कि IAU का फुल फॉर्म क्या है, और एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था IAU की स्थापना कब की गई, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट संस्था है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है। तो इसके प्राक सम्मेलन में 2006 में, कब, प्राग में एक सम्मेलन हुआ था 2006 में, तो सौर मंडल में मौजूद पिंडों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। मतलब जो IAU है आपका अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है, इसने कहा था कि ग्रह वे होंगे जो क्या करेंगे, तो अभी हम देख लेंगे 1 मिनट। आप पहले IAU की स्थापना याद रखिए कि इसकी स्थापना 29 जुलाई 1919 को हुई थी। इसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है, ठीक है। इसके बाद आपको बता दें कि IAU ने परिभाषा क्या दी थी। तो सबसे पहले तो इसने बताया था कि पहली परिभाषा तो यही हो जाएगी IAU की कि बे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। 1 फैक्ट इसने पहला फैक्ट ए बताया। दूसरा फैक्ट बताया कि जिसका एक निश्चित द्रव्यमान हो और जिसकी आकृति गोल हो गई हो। कैसी, गोल। अब बिल्कुल ही गोल नहीं कहेंगे, जैसे हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी का क्या है, ये सूर्य की परिक्रमा करती है, इस कारण से ग्रह है।
पहला फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट इसका स्वयं का द्रव्यमान भी है और इसकी आकृति भी है। इसकी आकृति जियोड आकृति है, ठीक है, थोड़ी सी मतलब सर्पिलाकार कहेंगे इसे, ठीक है। इसके बाद दो तो ये बता दिए इन्होंने, ठीक है। और तीसरा इन्होंने फैक्ट बताया था, तीसरा फैक्ट इसमें क्या बताया गया कि जो अन्य ग्रहों की कक्षा को ना काटता हो और ना ही लांघता हो। तो ये 3 फैक्ट बताए थे। तो जिनमें ये तीनों क्वालिटी पाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? ग्रह कहलाती। कौन कौन सी क्वालिटी? सबसे पहली, सूर्य की परिक्रमा करता हो या किसी भी तारे की परिक्रमा करता हो। तो हमारा तारा तो सूर्य है, तो ऑब्वियसली सूर्य की ही परिक्रमा करेगा, ठीक है। तो जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। दूसरा, जिनका द्रव्यमान हो और आकृति गोल हो गई हो। और तीसरा फैक्ट होता है कि जो दूसरे ग्रह की कक्षाओं को ना काटता हो ना लांघता हो, तो वो क्या कहलाता है? ग्रह कहलाता है। और ये परिभाषा किसके अनुसार है? IAU के अनुसार ये परिभाषा दी गई थी, ठीक है। तो इसी की एक उल्लंघन किया जाता है किस ग्रह के द्वारा? आपका प्लूटो जो होता है। प्लूटो जो होता है यह कक्षाओं को काट देता है दूसरे ग्रहों की। इस कारण से इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। पहले कितने ग्रह हुआ करते थे? 9, लेकिन अब इसको हटा दिया है। तो कितने ग्रह हैं वर्तमान में? 8 ग्रह हैं, ठीक है। तो इस प्लूटो के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। मतलब इस क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में से रख दिया गया है। तो जब हम क्षुद्र ग्रह पढ़ेंगे वहाँ पर सारी चीज़ें इसकी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो IAU की स्थापना आपको समझ में आ गई। क्या कब हुई थी? 29 जुलाई 1919 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है पेरिस, फ्रांस में है। और एक क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ पर कि जो अंतर्राष्ट्रीय हमारा खगोलीय संघ है IAU है, इसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे पंडित जसराज, ठीक है। अब आपके जो ग्रह हैं, IAU ने ग्रहों को 3 श्रेणी में बांट दिया था। कौन कौन सी श्रेणियाँ थी? पहले परंपरागत ग्रह, दूसरे बांटा था इन्होंने बौने ग्रह या प्लूटोन्स जिसे कहते हैं, और तीसरे लघु सौरमंडलीय पिंड। तो परंपरागत ग्रह क्या है? तो ये तो आपके जो अभी हमने पढ़ा था, इमेज के माध्यम से आपको बताया था, वो सारे ही ग्रह आपके परंपरागत ग्रह होते हैं। कौन कौन से? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसकी आप कोई अच्छी सी ट्रिक बना करके याद रख सकते हैं। वैसे ट्रिक की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद बौने ग्रह कौन कौन से हैं? तो बौने ग्रह वही, पहले ये प्लूटो ग्रह था लेकिन इसको 2006 में हटा दिया, तो ये बौना ग्रह बना दिया गया है इसको, ठीक है। इसके बाद चेरान, सेरेस और जेना। नेक्स्ट है लघु सौरमंडलीय पिंड। तो अन्य जो सौरमंडल में पिंड हैं जैसे क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु हैं, पुच्छल तारे हैं, उल्काएं हैं, उपग्रह हैं और अन्य खगोलीय पिंड, तो ये लघु सौरमंडल। तो ये 3 श्रेणियाँ किसने बताई थी? IAU ने। वैसे जो हमारे ग्रह हैं उसको 2 भागों में बांटा गया है। ये हमने अभी बताया था आपको। जो IAU है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, इसने 3 शर्तों को जो पूरा करते हैं वो ग्रह कहलाते हैं। तो सूर्य की परिक्रमा करते हो, द्रव्यमान कम से कम इतना हो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण आकार जो है इनका लगभग गोल हो गया हो, और अपने पड़ोसी पिंडों की कक्षा को ना काटता हो, तो वो क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी आधार पर मतलब ये 3 जो फैक्ट यहाँ पर दिए हैं, तो जो प्लूटो है इन मतलब 2 कंडीशन को तो फॉलो करता था, लेकिन तीसरी कंडीशन फॉलो नहीं करता था। ये दूसरे ग्रह की कक्षा को काट रहा था। इस कारण से इसे ग्रह से हटा करके कहाँ रख दिया गया है? क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में, ठीक है। अब हम देखते हैं ग्रह को बेसिकली 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो होते हैं पार्थिव ग्रह, पार्थिव का मतलब जो पृथ्वी के सादृश्य हैं, और एक होते हैं बृहस्पतीय ग्रह, मतलब जो बृहस्पति के सापेक्ष हैं, सादृश्य हैं, ठीक है। तो जो पार्थिव ग्रह हैं इसी को आंतरिक ग्रह कहा जाता है, इनर प्लैनेट्स कहा जाता है। तो आपसे पूछ लेगा कि पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं या फिर पार्थिव ग्रह कौन सा नहीं है, तो आपको याद होना चाहिए पार्थिव ग्रह जो पृथ्वी के सापेक्ष है, मतलब पृथ्वी के सादृश्य, पृथ्वी के समान है। तो बुध है, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये शुरू के 4 ग्रह जो हैं ये पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। आपने पढ़ा था अभी इमेज में, ये चारों ग्रह आपके पृथ्वी के सादृश्य हैं, ठीक है। इस कारण से इन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं। ये सूर्य व चंद्र ग्रहों की पट्टी के बीच में है, तो अभी आपको बताया था, ठीक है। इसीलिए इसे आंतरिक और भीतरी ग्रह, मतलब जो आपकी पट्टी होती है, जो आपकी क्षुद्र ग्रह की पट्टी होती है उसके अंदर ही स्थित होते हैं। इस कारण से इन्हें आंतरिक भीतरी ग्रह कहा जाता है। और सूर्य के निकट भी स्थित होते हैं। तो आपसे पूछेगा कि सूर्य के निकट स्थित पार्थिव ग्रह कौन कौन सी, तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, ठीक है, तो याद रखिए। और ये चट्टानों से बने होते हैं, इस कारण से इन्हें चट्टानी ग्रह कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब ये ठोस होते हैं। कैसे होते हैं? ठोस रूप में होते हैं। इसके बाद दूसरे होते हैं बाह्य या बृहस्पतीय ग्रह, आउटर प्लैनेट्स जिसे कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? तो ये भी याद रखिए, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बाद के 4 ग्रह जो हैं वो किसके समान है? बृहस्पति के समान है। बृहस्पति ग्रह ने कहते हैं। और ये कैसे होते? गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि गैस और तरल पदार्थों से बने हुए ग्रह कौन कौन से हैं, तो वो आपके
बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। नेक्स्ट यहाँ पर फैक्ट याद रखेंगे आप, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इन 5 ग्रहों को नग्न आँखों से हम देख सकते हैं और अन्य जो ग्रह बच जाते हैं उनको नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल करके आते हैं कुछ, तो आप इन्हें जरूर नोट करें क्योंकि यहाँ से हूबहू यही क्वेश्चन उठा करके पूछ लिया जाता है। ठीक, अब हम ग्रहों का क्रम देखते हैं। तो ग्रहों के क्रम से किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, कहेंगे सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे पास स्थित ग्रह कौन सा है, सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, मध्य में स्थित ग्रह कौन सा है, पृथ्वी से सबसे पास स्थित ग्रह कौन सा है, आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे अधिक द्रव्यमान किस ग्रह का होता है, सबसे कम किसका होता है, ठीक है, सबसे अधिक घनत्व किसका। तो ये हम सारी चीज़ें यहाँ देख लेते हैं एक बार। आप अच्छे ध्यान से इसे यदि पढ़ते हैं तो आप सारी चीज़ें आसानी से कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले सूर्य से दूरी के अनुसार, तो ये तो याद ही नहीं करना, इमेज अभी हमने जो देखी थी वही यहाँ पर सारे ग्रह आ जाएंगे। मतलब सूर्य से दूरी के अनुसार ये है सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा हो जाएगा आपका, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह जो स्थित है वो है बुध। इसके बाद दूसरा ग्रह है शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। मतलब अर्थात सूर्य के सबसे निकट स्थित यदि ग्रह पूछता है तो वो कौन सा है आपका बुध ग्रह है। मतलब ये आपका सूर्य होता है, फिर यहाँ आपका बुध ग्रह स्थित होता है, बुध के बाद में आपका शुक्र होता है, शुक्र के बाद में आपकी पृथ्वी होती है, पृथ्वी के बाद आपका मंगल होता है। तो इस क्रम में तो सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह कौन सा है, बुध है। लेकिन सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो सबसे दूर आपका वरुण ग्रह है। तो ये तो सूर्य से दूरी के अनुसार होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पृथ्वी से दूरी के अनुसार। तो पूछ लेता है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह कौन सा है, तो ये आपका सूर्य है यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या है आपका बुध है, बुध के बाद में आपका कौन सा है, शुक्र है, शुक्र के बाद आपका कौन सा है, पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद आपका कौन सा है, मंगल है। तो अब यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक मंगल है या फिर शुक्र है। तो आपको बता दें कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित जो ग्रह माना जाता है वो शुक्र है, इसके बाद आपका मंगल होता है, फिर बुध होता है, फिर इस तरफ बृहस्पति। मतलब इस क्रम में पढ़ना, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। ठीक है, इस तरह से, फिर अरुण और वरुण। सॉरी, पृथ्वी से दूरी के अनुसार शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। मतलब पृथ्वी के सबसे पास स्थित ग्रह शुक्र है और सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। अब आकार के अनुसार देख लेते हैं। तो आकार के अनुसार घटता क्रम है, घटता क्रम की बात करते हैं तो पहले सबसे बड़ा लिया जाता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, तो आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण, उससे छोटा पृथ्वी, उससे छोटा शुक्र और फिर मंगल और बुध। तो यदि आपसे पूछता है कि आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। नेक्स्ट है द्रव्यमान के अनुसार। तो आपने पढ़ा था जो द्रव्यमान है हमारा टोटल 100% माना जाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जो 99% है या 98.9% जो द्रव्यमान है वो सूर्य में निहित है। ठीक है, इसके अलावा जो 0.03% आपके ग्रह हैं, इसमें ग्रहों में भी आपका कितना 99% भाग शनि और बृहस्पति के पास होता है। ये हमने पहली क्लासों में डिस्कस कर लिया है। तो द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का बढ़ता क्रम है, बढ़ता मतलब जो द्रव्यमान है तो सबसे कम द्रव्यमान किसका है, बुध का होता है, फिर उससे ज़्यादा शुक्र, उससे ज़्यादा पृथ्वी, उससे ज़्यादा अरुण, उससे ज़्यादा वरुण, उससे ज़्यादा शनि और सबसे ज़्यादा बृहस्पति। तो आपसे पूछेगा कि सबसे कम द्रव्यमान किस ग्रह का होता है, तो वो बुध का है, और सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होता है, वो बृहस्पति का होता है। ठीक है, इसके बाद घनत्व के अनुसार ग्रहों का बढ़ता क्रम। तो घनत्व मतलब यदि आपसे पूछ ले कि सबसे कम घनत्व किसका है, तो वो शनि का है, और सबसे अधिक घनत्व किस ग्रह का है, तो वो शुक्र का होता है। तो ये आपको क्रम याद रख लेनी है। ठीक है, अब यहाँ हम देख लेते हैं, एक होता है घूर्णन काल और एक आपका होता है परिक्रमण काल। तो घूर्णन काल जिसे दैनिक गति कहते हैं, या घूर्णन काल को ही परिभ्रमण काल कहते हैं। तो बस आपको याद रखना है, घूर्णन का मतलब है कि अपने अक्ष पर गति करना, अपने अक्ष पर घूमना। ठीक है, जब कोई पिंड या ग्रह स्वयं के अक्ष पर घूर्णन करता है तो उसे घूर्णन गति या घूर्णन काल या परिभ्रमण काल कहा जाता है। नेक्स्ट है परिक्रमण काल। तो परिक्रमण या वार्षिक गति जिसे कहते हैं, ये पृथ्वी की गतियाँ होती हैं दो प्रकार की, दैनिक गति और वार्षिक गति। ठीक है, तो परिक्रमण काल का मतलब होता है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। तो जैसे हम कह दें कि पृथ्वी, तो जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर भी घूमती है, और पृथ्वी हमारी सूर्य की परिक्रमा भी करती है। तो जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, स्वयं के अक्ष पर घूमने को क्या कहेंगे, घूर्णन काल कहेंगे, और सूर्य की परिक्रमा कर रही है तो इसे क्या कहेंगे, परिक्रमण काल कहते हैं। ठीक है,
इसी तरह से अन्य ग्रह जैसे बुध को ले लें हम, तो जो बुध है वो स्वयं के अक्ष पर भी घूम रहा है तो इसे क्या कहेंगे, घूर्णन काल कहेंगे। और सूर्य की परिक्रमा भी कर रहा है तो इसे क्या कहेंगे, परिक्रमण काल कहेंगे। जैसे हम सूर्य को ही ले लें तो सूर्य जो है वो स्वयं के अक्ष पर भी घूमता है तो इसे सूर्य का क्या कहेंगे, घूर्णन काल कहेंगे। और जो सूर्य है वो हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला की परिक्रमा कर रहा है तो उसे परिक्रमण काल कहेंगे। तो ये अंतर होता है, स्वयं के अक्ष पर घूमने को घूर्णन गति कहते हैं और दूसरे तारों की परिक्रमा करने को क्या कहते हैं, परिक्रमण काल कहते हैं। तो अब किस ग्रह का परिक्रमण काल क्या होता है, किस ग्रह का रंग क्या होता है, उपग्रह किस ग्रह के कितने हैं, व्यास कितना होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो ये एक सारणी यहाँ पर ली गई है तो आपको याद रखना है, ठीक है। एक तरफ यहाँ लिए हैं ग्रहों के नाम, फिर व्यास 1 किलोमीटर में लिया गया है कि किसका व्यास कितना है। इसके बाद परिभ्रमण, परिभ्रमण अब आपको पता लग गया है क्या होता है, परिभ्रमण को ही आप घूर्णन काल कहेंगे, स्वयं के अक्ष पर घूमना, ठीक है। फिर है यहाँ क्रमण होगा, ठीक है, परिक्रमण काल, यहाँ मिस्टेक है, थोड़ा सा सुधार कर लें। परिक्रमण काल अर्थात सूर्य के चारों ओर घूमना। उपग्रहों की संख्या और ग्रहों का रंग दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आपका सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ही ग्रह लिए हैं। तो सबसे पहले बुध ग्रह लिया है, तो बुध ग्रह का व्यास कितना है, 4878 किलोमीटर है। फिर यह अपने अक्ष पर कितने दिन में परिक्रमा कर लेता है, तो 58.6 दिन इसको लगते हैं। और सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, 88 दिन में, और इसका उपग्रह नहीं है। इसके बाद आपका आता है शुक्र ग्रह वीनस, तो इसका व्यास होता है 12,104। इसके बाद ये स्वयं के अक्ष पर कितने दिन में घूमता है, तो 243 दिन लगते हैं स्वयं की परिक्रमा करने में। और सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं, 255 दिन। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। इसका रंग है चमकीला। क्यों है चमकीला, गर्म होने के कारण। अब इसके अन्य नाम भी पूछ लेते हैं, तो जब हम एक एक ग्रह को डिस्कस करेंगे तो वहाँ सब कुछ बताएंगे कि भोर का तारा, सांझ का तारा क्या कहलाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बस अभी आपको याद रखना है कि कौन सा ग्रह कितने दिन में स्वयं की परिक्रमा करता है, कितने दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है, और कितने इसके उपग्रह हैं, ठीक है, और रंग क्या है। इसके बाद आती है आपकी पृथ्वी, तो पृथ्वी का व्यास है 12,756 से 12,714। अब ये क्या होता है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे कि जो पृथ्वी है वो कभी तो सूर्य के नज़दीक होती, ऑफशोर और अपशोर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इतना आपको याद रखना है। अब जो पृथ्वी है ये स्वयं के अक्ष पर, मतलब स्वयं का एक चक्कर कितने घंटे में लगाती है, 23.9 घंटे में। और सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है, तो 365.26 दिन में करती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका एक उपग्रह है और उस उपग्रह का नाम आपको पता होगा क्या है, चंद्रमा है, ठीक है। तो चंद्रमा के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हमारी पृथ्वी का रंग कैसा है, नीला, और क्यों है, तो जल के कारण है। तो ये भी आपको याद रखना है कि किस ग्रह का रंग किस कारण से ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब आप यहाँ ये भी याद रखेंगे कि सबसे कम समय किस ग्रह को लगते हैं स्वयं की परिक्रमा करने में, किस ग्रह को सबसे अधिक समय लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में या स्वयं की परिक्रमा करने में। तो ये क्वेश्चन यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। इस कारण से सारणी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मंगल ग्रह का व्यास है 6,796, स्वयं की परिक्रमा करता है 24.6 घंटे में, और सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में। इसके दो उपग्रह हैं, फीबोस और डीमोस। तो एक क्वेश्चन यहाँ से निकल करके आ जाता है कि सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा उपग्रह जो है फीमोस माना जाता है, ठीक है। इसका रंग होता है मंगल ग्रह का लाल रंग। क्यों होता है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट है बृहस्पति का व्यास कितना है, तो 1,42,984 है। ये आपको याद नहीं रखना, बेसिकली इतना याद रखेंगे कि लगभग 1 लाख है, ठीक है, 1.5 लाख मान के चलेंगे आप। इसका स्वयं के अक्ष पर गति कितने दिन में करता है, तो 9 घंटे 56 मिनट, मतलब इसको 9 घंटे लगते हैं, 56 मिनट। और सूर्य की परिक्रमा, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रह है और बड़ा होने के कारण इसकी जो चक्रीय गति, मतलब ये घूमता है कम गति से, ठीक है, तो इसको बहुत अधिक समय लग जाता है। कितना समय, 11 वर्ष 11 महीना, ठीक है। और इसके कितने उपग्रह हैं, 79। वर्तमान में इसके उपग्रहों की खोज होती ही जा रही है, ठीक है, तो कुछ बढ़ भी गए हैं। इसका रंग है पीला। क्यों, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट है शनि का व्यास दिया गया है। इसको स्वयं के अक्ष पर कितने घंटे लगते हैं घूमने में, तो 10 घंटे 40 मिनट। और सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष 5 महीने में करता है। इसके कितने उपग्रह हैं, 82 है, ठीक है। इसका रंग काला है, किसके कारण, नाइट्रोजन के कारण। नेक्स्ट है आपका अरुण ग्रह। अरुण का व्यास ये दिया है। इसको स्वयं के अक्ष में, मतलब इसका घूर्णन काल होता है 17 घंटे 14 मिनट। और सूर्य की परिक्रमा करता है 84 वर्ष में। इसके कितने उपग्रह हैं, 27 है। और इसका रंग है हरा, किसके कारण, मीथेन के कारण, जो CH4 आपकी होती है। नेक्स्ट है वरुण का व्यास 49,100 होता है। इसका घूर्णन काल 16 घंटे 7 मिनट होता है। इसका परिक्रमण काल 164
वर्ष होता है और इसके 14 उपग्रह हैं और इसका रंग भी हल्का सा नीला है। किसके कारण? मीथेन के कारण। तो ये तो हुए आपके घूर्णन और परिक्रमण गति किस ग्रह की कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा इस सारणी से, तो अच्छे से आप इसे नोट कर लें और याद कर लें। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन निकल करके आता है कि कौन सा ग्रह किस क्रम में सूर्य की परिक्रमा और स्वयं की परिक्रमा करता है। तो याद रखिए, आपका जो शुक्र है और जो अरुण ग्रह है, इसको छोड़कर अन्य सभी ग्रह का जो घूर्णन और परिक्रमण मतलब स्वयं के अक्ष पर और सूर्य के अक्ष पर, इसकी दिशा जो है एक ही होती है। केवल शुक्र और अरुण एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। मतलब पूर्व से पश्चिम मतलब क्लॉकवाइज गति करते हैं। ठीक है, स्वयं के अक्ष पर भी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं और सूर्य की परिक्रमा भी इसी क्रम में करते हैं। लेकिन जो सभी अन्य ग्रह हैं, इनको दोनों को छोड़ करके, ठीक है, वो सूर्य की परिक्रमा कैसी करते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो ये हुआ आज का सेशन, कुछ ग्रह संबंधी जानकारी। इसके बाद हम एक एक ग्रह को अच्छे से पढ़ेंगे और वहाँ पर आपको आपके उल्का क्या होते हैं, धूमकेतु क्या होते हैं, पुच्छल तारे क्या होते हैं, आपके यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।